ओके गाइस, सो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू कर लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, क्या होगा वो नीचे ऑप्शन में हमें बताना है। तो ये बोल रखा है कि जो m है ये एक इंटीजर है, सम इंटीजर है m। इंटीजर पता है ना आपको क्या होता है, जो -1 -2 ये होल नंबर जो माइनस प्लस वाले दोनों, ये सब उसको हम इंटीजर बोलते हैं। तो ये m एक इंटीजर है। तो क्या रखा है कि इवन इंटीजर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेम की फॉर्म में। तो हमें पता है इवन नंबर वो होता है जो 2 का मल्टीपल होता है। कोई भी जो नंबर 2 का मल्टीपल होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, ये ना, ये सब 2 के मल्टीपल है। तो यहाँ 2 लगा दो तो ये इवन इंटीजर बन जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी। समझ गए। तो अगर 2m लिखेंगे, अगर m एक इंटीजर है, तो अगर 2m अगर हम लिखेंगे तो वो हमेशा इवन इंटीजर होगा, क्योंकि वो 2 का मल्टीपल हो जाता है। क्योंकि कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल है वो हमेशा इवन कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2m। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो उसमें इवन पूछ रहा था, इसमें ऑड पूछ रहा है। तो देखो ये बोल रखा है कि q, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें इवन पूछ रखा था। तो ये जो q है ये एक इंटीजर है। तो ये q एक इंटीजर है। इंटीजर पता है ना आपको, -1 -2 ये होल नंबर माइनस प्लस वाले दोनों, उसको हम इंटीजर बोलते हैं। तो q एक इंटीजर है। तो पूछ रहा है इस q की फॉर्म में हम ऑड इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इसको इवन बना देंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा इवन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी इंटीजर को, क्योंकि कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल होता है वो इवन होता है। तो ये 2q क्या हो गया, इवन इंटीजर हो गया। और अगर उसमें हम 1 ऐड कर दें तो वो ऑड हो जाएगा, यानी इसका आंसर है डी, क्योंकि यहाँ पर ऑड पूछा था। तो 2q + 1 होगा ऑड, क्योंकि अगर किसी भी इवन नंबर में अगर हम 1 जोड़ें यानी 1 जोड़ें तो वो ऑड हो जाता है। तो 2q इवन इंटीजर है, उसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो वो ऑड हो जाएगा। ठीक है, सोच के देखो। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 3, n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज इंटीजर, नेचुरल नंबर, ऑड इंटीजर या इवन इंटीजर। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि भाई वो केस 1 और केस 2 लेके के इवन ऑड देख के। लेकिन देखो आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, क्योंकि ये एमसीक्यू है तो आपको पूरा सॉल्व तो करना नहीं, आपको सिर्फ टिक मारना है। तो आप कैसे स्मार्ट सोचोगे। ये पूछ रहा है n² - 1 डिविजिबल बाय 8 कब होगा। तो देखो इंटीजर, तो हम कोई भी इंटीजर सोच के इसे डाल के कोशिश करेंगे। तो मान लो हम 2 डालते हैं, तो 2 का स्क्वायर, 2 भी तो एक इंटीजर है, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 - 1 3, तो वो तो 8 का डिविजिबल नहीं है। तो ये वाली कंडीशन तो गलत हो गई। फिर हम कोई सा भी एक नेचुरल नंबर डालते हैं, तो वापस से 2 भी एक नेचुरल नंबर है, तो वहाँ से भी उस हिसाब से भी कंडीशन गलत हो गई। ठीक है। अब अगर हम इवन इंटीजर डालते हैं, तो 2 एक इवन इंटीजर है, तो 2 का स्क्वायर, n की जगह 2 डाला, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, तो इस हिसाब से यही रह गया। अब देखो ऑड इंटीजर डालते हैं, सिर्फ ऑड। तो हम मान लो 3 डालें, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8, 8 तो डिविजिबल है। उसके बाद और कोई ऑड डालते हैं, मान लो 5, ऑड पूछा ना ऑड, तो 5 ऑड है, तो n की जगह 5 डाला, तो 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 - 1 24, तो 24 जो होता है वो भी 8 से डिविजिबल है। चलो और चेक कर लो, 7 डाल लेते हैं, 7 भी एक ऑड नंबर है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, हाँ 49, 49 - 1 कितना होता है 48, ये भी 8 से डिविजिबल है, 6 टाइम्स में चला जाता है, 8 6 48। तो मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसका आंसर होगा सी, ऑड इंटीजर। बाकी ये वाली हमने चेक करके देख ली, एक नंबर डाल के नहीं हो रहा, तो ये वाली ऑड इंटीजर है इसका आंसर। तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा केस वेस बना के सॉल्व करना है, ऐसे स्मार्ट वे भी आप देख सकते हो कि इसका आंसर होगा सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ ये। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एचसीएफ निकाल के और इस इक्वेशन यानी 65m - 117 के बराबर कर देंगे, और फिर m की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि वही पूछा है। तो 65 और 117 का एचसीएफ निकालो आप। 65 को हम ऐसे लिख सकते हैं 13 × 5, और 117 को हम लिख सकते हैं 13 × 9। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि इसका एचसीएफ दोनों में 13 13 कॉमन है, तो एचसीएफ आ गया 13। अब एचसीएफ को इस इक्वेशन के बराबर डाल दो, तो 65m - 117 = 13। तो इसको सॉल्व कर दो, m की वैल्यू आ जाएगी। ये 117 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा 20 130, और m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 130/65। सॉल्व कर दो, क्या आएगी 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो आंसर आएगा बी। तो बी आ गया इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 इज। देखो इस तरह क्वेश्चन मैंने बहुत सारे आपको, जब मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन और ये सब सॉल्व करा रहा था कॉन्सेप्ट, तो उसमें मैंने बताया, तो वो देख लेना। उसके बाद एग्जाम्पलर में आना अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले तो लार्जेस्ट नंबर बोल रहा है, यानी कि हमें एचसीएफ निकालना है। लार्जेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ किसका निकालना है, इन दो नंबरों को निकालना है, लेकिन इन दोनों नंबरों को
इन्होंने क्या रखा है कि ये रिमाइंडर दे रहे हैं 5 और 8, तो इनमें से ये रिमाइंडर हम माइनस कर देंगे, तो 70 में से 5 माइनस करेंगे 65, और उसमें से 125 में से 8 माइनस करेंगे तो 117। तो 65 और 117 का हम एचसीएफ निकालना है। तो 65 और 117 का एचसीएफ कैसे निकालोगे? 65 को आप लिख सकते हो 13 इंटू 5, 117 को आप लिख सकते हो 13 इंटू 9। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि 13 कॉमन है, यानी एचसीएफ का 13 और ए इसका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ये 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, ए और बी। तो ए को ऐसे लिखा हुआ है, बी को ऐसे लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइज करके, और हमें एचसीएफ निकालना है। तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और एक्स वाई क्यूब, इसका हमें बेसिकली एचसीएफ निकालना है, क्योंकि ये ए और बी है और ए और बी का एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ निकालने का प्रोसेस मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट्स में कि प्रोसेस ये, पहले तो आप जो है जो कॉमन है वो देख लो, जो कॉमन है। तो एक्स और वाई दोनों कॉमन है, तो एक्स और वाई देखो ना, इसमें भी एक्स है, इसमें भी वाई है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी वाई, तो एक्स वाई दोनों कॉमन है, तो एक्स वाई लिख लिया। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है कि जिसकी जो बड़ी पावर छोटी पावर है वो लिख लेंगे। तो एक्स की छोटी पावर है एक क्यूब में एक एक्स में, तो एक्स की लिखेंगे, और वाई की छोटी पावर एक 2 में एक 3 में, तो छोटी पावर कौन सी? 2 वाली, तो ये आ गया। तो ये इसका आंसर होगा बी। ये होता है एचसीएफ निकालने का प्रोसेस। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो पहले कॉन्सेप्ट बनाओ जाके प्लेलिस्ट में जाके, उसके बाद एग्जामिनर पे आना, ठीक है? तो इसका आंसर होगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू, जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है ना, बीइंग अ प्राइम नंबर ए बी स्क्वायर और ए क्यूब बी, और हमें एलसीएम निकालना है। बेसिकली हमें ए बी स्क्वायर जो कि प्राइम फैक्टराइज हो रखा है ऐसे मानना है हमें, और ए क्यूब बी, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का प्रोसेस क्या है? पहले जो जितने भी नंबर हैं वो लिख लो। तो क्या क्या नंबर है? ए है और बी है, ए और बी है, तो ए और बी लिख लिया। फिर उसमें से जो उनकी बड़ी पावर है वो लिख लो। तो ए की बड़ी पावर कौन सी है? 1 या 3? 3 है। बी की बड़ी पावर कौन सी है? 2 या 1? 2 है। तो आंसर आ गया ए क्यूब बी स्क्वायर, यानी कि सी है इसका आंसर। और ऐसे ही निकालते हैं एलसीएम। बताओ कोई दिक्कत हो रही है? एलसीएम निकालना मैं बहुत सिखा चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक मैंने बहुत बार करा दिया आपको। तो स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो घबराओ मत, अभी बहुत टाइम है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए। बस मैं चाहता हूँ कि प्लेलिस्ट में जाके पहले एनसीईआरटी वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो, उसके बाद आना एग्जाम्पलर पे, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज। तो देखो ये क्वेश्चन आप एक तरह से फैक्ट बोल लो, क्योंकि ये तो आपको याद ही होना चाहिए। फैक्ट बोल लो या कॉन्सेप्ट बोल लो कि कोई भी रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है तो वो हमेशा इरेशनल ही रहता है। तो इसका आंसर होगा ए। तो ये एक तरह से फैक्ट है या कॉन्सेप्ट है। तो इसका एग्जांपल देख लो। एक भाई कोई रैशनल नंबर ले लेते हैं 1/5, और एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं मान लो √2। तो इसका जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? √2/5, जो कि ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। तो इसका आंसर होगा ए। तो हमेशा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल होगा। तो इसका आंसर होगा ए, ऑलवेज इरेशनल। ये आप याद कर लो, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और प्रूफ भी मैंने करके दिखा दिया, देख लो इरेशनल नंबर आ गया, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो बेसिकली हमें लीस्ट नंबर यानी एलसीएम निकालना है। किस चीज़ का एलसीएम निकालना है? 1 से 10 तक के नंबर, यानी 1 2 3 4 ऐसे चलते हुए जो 10 तक नंबर है उनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का क्या, पहले तो इन सबको आपको प्राइम फैक्टराइज करना है। तो 1 का तो 1 ही रहेगा। 2 को कैसे करेंगे? 1 इंटू 2। 3 को कैसे करेंगे? 1 इंटू 3। 4 को कैसे करेंगे? 2 का स्क्वायर इंटू 1। 5 को कैसे करेंगे? 1 इंटू 5। 6 को कैसे करेंगे? 1 तो क्या सब में ही होगा। 6 को कैसे करेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 1। 7 को कैसे करेंगे? 1 इंटू 7। 8 को कैसे करेंगे? 1 इंटू 2 का क्यूब। सिमिलरली 9 को कैसे करेंगे? 1 इंटू 3 का स्क्वायर। और सिमिलरली 10 को कैसे करेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 5। तो इन सबको मैंने ऐसे प्राइम फैक्टराइज कर दिया। तो एलसीएम निकालने का हमारा प्रोसेस क्या होता है? देखो जी, ये हमारा नंबर है, तो एलसीएम निकालने का मैंने प्रोसेस आपको बताया है कि प्रोसेस से होता है एलसीएम निकालने का कि सबसे पहले जितने भी नंबर प्राइम फैक्टराइज करके आ रहे हैं उन सबको लिख लो। तो क्या क्या आ रहा है? 1 तो सब में आ रहा है, तो ये मैं हटा देता हूँ। 1 तो सब में आ रहा है। पहले तो जितने भी नंबर हैं जो प्राइम फैक्टराइज हुए हैं वो सारे लिख दो। तो 1 सब में आ रहा है 1, उसके बाद 2, देखो ना 2 5 7, 2 दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। ये इतने नंबर दिख रहे हैं। उसके बाद जिनकी जो जो बड़ी सबसे बड़ी पावर है वो लिख लो। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कहाँ आ रही है? ये आ रही है 2 की सबसे बड़ी पावर क्यूब, तो क्यूब लिख लो। 3 की सबसे बड़ी पावर कहाँ आ रही है? जैसे देखो यहाँ 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन सबसे बड़ी पावर कहाँ है? यहाँ पर है, तो स्क्वायर लिख लो।
ऐसे 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 1 ही है। एक यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 ही लिख लो। 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 1 ही है। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। 1 इंटू टू क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो आप खुद कर सकते हो, तो इसका आंसर आएगा डी, यानी 2520। तो बेसिकली एलसीएम लगाया मैंने, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, बट करा हमने सिर्फ एलसीएम ही है। आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आपको ये एलसीएम निकालना नहीं आ रहा कि बड़ी पावर छोटी पावर, तो मैं फिर बोल रहा हूँ एनसीईआरटी में जाओ और पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर एग्जाम्पलर पे आओ। चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका, फिर ये चैप्टर खत्म है एग्जाम्पलर एमसीक्यू का। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 14587 अपॉन 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर कितने डेसिमल? देखो कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा? 1 डेसिमल बाद, 2 डेसिमल बाद, 3 डेसिमल बाद। तो ये पूछा है, तो ये ऑप्शन समझ ही गए होंगे आप। 1 2 3 4, 1 2 3 4 है कि एक डेसिमल बाद, 2 डेसिमल बाद, या 3 या 4। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आराम से समझा देता हूँ आपको। देखो एक तो तरीका है, इसको आप नॉर्मली जैसे छोटी क्लास में डिवाइड करते हैं वैसे कर लो नॉर्मली, ऐसे 1250 को 14587 से डिवाइड करते हुए चलो चलो लंबा सा, और देख लो भाई कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है। या तो एक प्रोसेस ये है, लेकिन अभी आप छोटी क्लास में तो हो नहीं, अभी आप 10th में हो। तो देखो करने का तरीका ये है कि कह रहा है कि टर्मिनेट हो जाएगा। तो टर्मिनेट होने की कंडीशन ये होती है रैशनल नंबर की कि डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होगा? या तो 2 की कुछ पावर होगी, 3 चीज़ें होती है बस अगर टर्मिनेट होगा तो, या तो 2 की कुछ पावर होगी, या 5 की कुछ पावर होगी, या तीसरा 2 और 5 का कुछ कॉम्बिनेशन होगा बस। तो यानी कि ये 1250 है, ये 2 और 5 का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। तो इसको आप खोल लो, इसका फैक्टराइज कर लो 1250 को। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे ना, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, फैक्टराइज तो बस तोड़ना होता है तो वो आप कर ही लोगे। तो एक हो रहा है 2 की पावर 1 और 5 की पावर 4 हो जाता है फैक्टराइज हो गया। तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 14587 अपॉन में 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है। सिमिलरली इसको भी आप फैक्टराइज जब करोगे तो ऊपर पता है क्या बनेगा? आपको क्या करना है, नीचे 2 की पावर 1 और 5 की पावर 4 बन गई। और एक कॉन्सेप्ट और आपको बता दूं कि एक 2 और एक 5 मिलके एक डेसिमल पॉइंट यानी एक नीचे जीरो बनाते हैं, क्योंकि 2 इंटू 5 10 होता है। तो एक नीचे जब एक 10 आएगा तो एक पॉइंट लग जाएगा ऊपर, यही होता है ना। तो एक 2 और एक 5 मिलके एक डेसिमल बनाएगा ऊपर। तो यहाँ पर हमारे कितने बन रहे हैं? हमारे यहाँ पर एक 2 है और 4 5 है। तो यानी हम ऊपर नीचे 2 की पावर 3 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करेंगे 2 की पावर 3 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई? क्योंकि हमें यहाँ पर भी 4 हो जाएगा जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें यहाँ पर 4 पॉइंट मिल जाएंगे। क्योंकि 2 और 5 का हमें जोड़ा पूरा करना है, ये 2 और 5 का हमें पेयर पूरा करना है। तो पेयर पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर 3 2 कम पड़ रहे थे, तो हमने 3 2 नीचे और 3 2 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर अब नीचे 4 जीरो मिल जाएंगे हमें, और जब 4 जीरो मिल जाएंगे यानी 4 डेसिमल पॉइंट लग जाएंगे ऊपर। तो इसका आंसर ये पूछ रहा था कितने डेसिमल तक ये टर्मिनेट होगा, तो हमें मिल गया आंसर कि 4 डेसिमल तक। तो इसका आंसर होगा 4 डेसिमल। अब देखो, तो इन क्वेश्चनों में आपको नीचे क्या है, जोड़ा पूरा कर देना है 2 और 5 का, और जितने जोड़े बन रहे हैं उतने ही डेसिमल पॉइंट है आसान भाषा में। ये इतना सब जो मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। पर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि आपसे पूछे कि भाई टर्मिनेट हो रहा है और कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, तो आप बस फैक्टराइज करके डिनोमिनेटर में फैक्टराइज करके ये चेक कर लो कि 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं, कितने पेयर बन रहे हैं। तो जितने पेयर बन रहे हैं उसको पूरा कर दो। जैसे यहाँ पर एक 2 था और 5 के 4 थे, तो हमने क्या किया, पूरा जोड़ा कर दिया। पूरा जोड़ा करने के लिए हमने 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 जोड़े बन गए 2 और 5 के। तो बस उतने ही डेसिमल है, तो इसका आंसर है 4 डेसिमल। आई होप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो कमेंट में लिख दो, दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है एग्जाम्पलर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी क्वेश्चंस भी करते हैं, पहले एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।